अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं नए साल में आपकी अदालत का एक और नया एपिसोड लेकर। आपकी अदालत में हम बुलाते हैं दुनिया के बड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को, ऐसे लोगों को जिनसे जनता सवाल पूछना चाहती है, जिन पर लोग इल्जाम लगाना चाहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। आपकी अदालत में आज हमारे जज, जाने माने पत्रकार, विचारक, लेखक, थिंकर डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। तो इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। और इससे पहले कि नड्डा जी आप पर इल्ज़ाम लगे, हम सवाल पूछें। एक नज़र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पॉलिटिकल करियर पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संगठन का काम करने के लिए हम दोनों एक साथ स्कूटर पर घूमते थे। बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की भारी सफलता के बाद मोदी ने जीत का श्रेय जेपी नड्डा की कुशलता और रणनीति को देते हुए नारा लगवाया था, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। जेपी नड्डा का पूरा जीवन संगठन के काम के लिए समर्पित रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले जेपी नड्डा पटना में जन्मे और कॉलेज की पढ़ाई भी बिहार में ही पूरी की। अपने होम स्टेट हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट होने के बाद जेपी नड्डा ने लॉ की पढ़ाई की। यहां वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष चुने गए। एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करने के बाद जेपी नड्डा बीजेपी में आए। 33 साल की उम्र में हिमाचल असेंबली का चुनाव जीते, 5 साल बाद फिर जीते और राज्य सरकार में मिनिस्टर बने। जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष बने तो वो जेपी नड्डा को दिल्ली ले आए और उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर बने। जून 2019 में जेपी नड्डा बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट बने और 2020 में इन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुना गया। विवादों से दूर रहने वाले एक साधारण कार्यकर्ता से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले जेपी नड्डा आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर इल्जाम है कि ये उल्टी गंगा बहाते हैं। नड्डा जी, आपके परिवार के बारे में देखा मैंने, सब लोग या तो एजुकेशन में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं। आपके पिताजी बहुत सम्मानीय प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर रहे, बहन जी आपकी डॉक्टर, भाई साहब आपके यूजीसी। तो ये आप ये गलत रास्ते पे कैसे आ गए? गलत रास्ते को ठीक करने के लिए आ गए, क्योंकि इसे ठीक करने की आवश्यकता थी। मेरा जन्म जहाँ हुआ, पटना में जन्म हुआ,
75, 76 और 74 से ही वैसे देखें तो वो जेपी एजिटेशन का एपी सेंटर था। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन ने इतना प्रभावित कर दिया मुझे, और जो कुछ घटनाएं घटी पारिवारिक दृष्टि से भी, मेरे पिताजी इमरजेंसी के पहले बहुत से पोजीशंस पर थे, लेकिन इमरजेंसी का सपोर्ट न करने का कारण उनको बहुत सी चीज़ों से हटाने का काम किया गया। तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स के और सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में काम करना चाहिए। तो परिवार वालों ने नहीं रोका कि सब बड़े बड़े पदों पर हैं, आप भी कुछ आईएएस आईपीएस बन जाइए, आप भी प्रोफेसर बन जाइए? हमारे घर में बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ करती थी। मैंने बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ को घर के डाइनिंग टेबल पर ही समझा है, और पिताजी बहुत विश्वास करते थे कि फ्री डिस्कशन होनी चाहिए। सपोर्ट मिला मुझे, मैं ज़रूर अपने परिवार का बहुत धन्यवादी हूँ कि हर मोड़ पर ये सब परिवारों में नहीं होता, लेकिन मुझे ये सपोर्ट मिला और उनके साथ मैंने बाकायदा चर्चा की। और देखिए, जो राजनीति के परिवार में उनमें तो ये होता है कि परिवार को राजनीति में ले जाओ, आप राजनीति को परिवार में ले आए। परिवार में मैं राजनीति तो लेकर के नहीं आया, हमारे यहाँ राजनीतिक विषयों के बारे में चर्चा बचपन से ही मैंने सुनी है। ये ज़रूर है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में चला गया। लेकिन आप दुल्हन जो लेके आए, शादी जिससे की, वो राजनीतिक परिवार की, और वो खुद भी लीडर थी। राजनीति करने वाले लोगों के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही अगर कोई बेटर हाफ मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनके काम करने के ढंग, जनता को देखने का दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल एंगल, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ होनी चाहिए। देखिए, वो भी चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती थी, उनकी मदर चुनाव जीती थी, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नड्डा जी पीछे हटो, अब मैं आगने वाली हूँ? घर में ये तो चलता ही रहता है। मैंने उनसे कहा कि आप सोशल फील्ड चुन लीजिए, मैं पॉलिटिकल फील्ड चुनता हूँ। तो वो सोशल फील्ड में एक्टिव हो गई और मैं पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिव रहा। लेकिन स्कूल के जो आपके दोस्त थे वो बताते हैं कि उस ज़माने में राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, ये या तो स्विमिंग पूल में मिलते थे जी, या खेल के मैदान में। गेम्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं स्पोर्ट्स में माइल रेस चैम्पियन भी था और स्प्रिंट चैम्पियन भी था। बहुत कम होता है कि दोनों में लोग चैम्पियन हो, और स्विमिंग में मेरा इंटरेस्ट था। एक्टिविज्म की कहानियां भी मैंने सुनी है, वाइस चांसलर को उनके दफ्तर से उठा के। वो क्या हुआ कि एक मैनेजमेंट के क्लास में, मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन में हमें ऐसा लगा कि यहाँ कुछ धांधली हुई है। आंदोलन चला, आंदोलन को सफलता मिल गई, कुछ लोग धरने पर बैठ गए। तो मैंने उनके पास गया कि मैंने कहा, सर आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, स्टूडेंट्स। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैंने कहा, यू आर वाइस चांसलर, आपकी जिम्मेवारी है कि आप मिलेंगे। नहीं, मैं नहीं मिलता। मैंने कहा, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं चलती है। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा, अच्छा चलिए। मैं, हमारे साथ 10-12 स्टूडेंट्स तो थे। हमने कहा, उठाओ इनकी कुर्सी। वो सोफे के साथ उठाया, उठा करके बड़े अदब के साथ उनको ले करके मैं बाहर उनके गार्डन में मैंने वो लगा दी, मतलब उनको बैठे बैठे वहीं पर बैठा दिया। मैंने कहा, स्टूडेंट्स हैं, बोलिए, अब आपको आप आ तो गई हो, अब आप मिलो, इनसे बातचीत करो। उन्होंने की बातचीत। तो नेता बनने के सारे गुण तभी से थे आप में। मैं इसका मूल्यांकन तो लोग ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उस समय मैं एग्रेसिव ज़रूर था, लेकिन सिस्टम्स और नॉर्म्स को कभी भी ओवरस्टेप नहीं करता था। इसका मूल्यांकन नड्डा जी मोदी जी ने किया, और मोदी जी ने सबके सामने ये बताया कि आप और वो एक स्कूटर पे बैठ के घूमा करते थे काम करने के लिए। जी, देखिए, मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे एक ऐसी शख्सियत के साथ बहुत यंगर डेज से काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। आज जो कुछ भी मैं हूँ, उनकी छोटी छोटी बातों से जो उन्होंने जीवन में हम लोगों को बताई, उससे सीखते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब काम भी करते थे तो निश्चित रूप से वो हमारे महामंत्री थे, हमारे प्रभारी थे, और मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन गया था। उन दिनों ये गाड़ियाँ वगैरह तो हमारे को मिलती नहीं थी, तो हमारा स्कूटर ही होता था, उसी को किक मारते थे, वो बैठते थे, हम जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे। तो मोदी जी उस समय भी इतने तेज थे जितने आज हैं? बिल्कुल, बहुत शार्प और चीज़ों को गहराई में पकड़ना। मैं तो उनको बोल ही देता हूँ कि जहाँ मेरी सोच की शक्ति समाप्त होती है, उससे कहीं दर्जे आगे से तो आप शुरू होते हो। वो एंगल ही मुझे समझ में नहीं आता।
घंटों मेहनत करके बहुत सी चीज़ों को बना करके मैं ले जाता हूँ और उनके पास मैं रखता हूँ और वो बोलते हैं अच्छा इसमें इसको इस एंगल को भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो। और जो मैंने किया है वो ऐसा लगता है कि वो पीस ऑफ पेपर में लेके क्यों गया था मैं, मुझे इतना महसूस होता। और इतनी आइडियाज़ देते हैं, इतने आइडियाज़ वो देते हैं, एक साथ इतने आइडियाज़ देते हैं, तो सच में उनके साथ काम करना तो मुश्किल नहीं था? लोग कहते हैं कि आप बड़े लेड बैक पहाड़ी थे, थोड़े आराम करने वाले, और ये दिन रात काम करने वाले। एक बड़े के नाते छोटे की कमियों को समझते हुए उससे काम लेना, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। इसलिए वो मेरी कमज़ोरियों को जानते हुए भी कई बार उन्होंने मुझे कहा कि नड्डा तुमको मैं दुबला करके छोड़ूंगा तो काम कराओ तुम। वो उनके एक अपनापन, एक और वो मेहनत, जितनी अब आयुष्मान भारत हम लोगों ने 9 महीने के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड हेल्थ स्कीम, दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज दिया, तो ये काम 9 मंथ्स के अंदर हुआ और डिजिटली हुआ। तो मेहनत तो कराते ही हैं वो। और उन्होंने 20 मीटिंग्स तो उन्होंने खुद ली। आप भी बहुत मेहनत कराते हैं, हर चुनाव में उन्हीं की सभाएं होती हैं। आपने नारा दे दिया मोदी है तो मुमकिन है। जी, ये सच्ची बात है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी की शख्सियत आज वो सिर्फ पार्टी के ही नेता नहीं है, वो कोई सिर्फ देश के ही नेता नहीं है, दुनिया में उनकी धमक है और दुनिया सब लोग मानते हैं। अगर हम बात करें अब देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कोविड मैनेजमेंट को तो मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया एज प्रेसिडेंट, और मैं हेल्थ मिनिस्टर भी पहले रहा हूं। तो जो बाइडेन उनकी तारीफ करें, जापान के प्रेसिडेंट उनकी तारीफ करें, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टेड्रोस डायरेक्टर जनरल उनकी तारीफ करें, उनके मैनेजमेंट की तारीफ करें, और आज ये प्रूवन हो गया कि 130 करोड़ के देश को जिस सुरक्षा कवच के साथ उन्होंने खड़ा किया, 220 डोजेज ऑफ वैक्सीन, डबल डोज प्लस बूस्टर, ये लगाने का काम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज इंडियाज प्रोग्राम ऑफ कोविड-19। तो ये अच्छा, मैं तो हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ। इस देश में ट्यूबरकुलोसिस की दवा को आने में 25 साल लगे, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 28 साल लग गए, इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 ईयर्स लग गए। 1906 में जापान में आ गया था, 2006 में पहुंचा इंडिया में। इस देश में हमारे पल्स पोलियो के प्रोग्राम को 2 ड्रॉप्स जो पोलियो के लिए देते हैं, उसको पहुंचने में यहाँ 25 साल लग गए। नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लग गए। और यहाँ जनवरी 20, 2020 को फर्स्ट केस कोरोना का डिटेक्ट हुआ। अप्रैल 20 को टास्क फोर्स मोदी जी ने बैठाया और 9 मंथ्स के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके देश को दी। ये भारत बड़ी का भारत है। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज में, अब बोरिस जॉनसन बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ टेकन द लीड इन क्लाइमेट चेंज एंड ही हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर। ये सारी बातें इस बात को बताते हैं कि वो उनकी शख्सियत आज दुनिया मानती है। यूक्रेन वॉर में आफ्टर ऑल सेफ पैसेज उन्होंने दिलाया कि नहीं दिलाया? पुतिन से बातचीत की, एक समय में उन्होंने पुतिन से बातचीत की, एक समय उन्होंने ज़ेलेंस्की से बातचीत की। दोनों से बातचीत करने के बाद सेफ पैसेज दिया गया और हमारे बच्चे तो आए 32,000, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी सेफ निकल करके आए। ये स्थिति आप सकते। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं लेटर और स्पिरिट में इन सारी बातों को नीचे तक पहुंचाऊं और उसको इम्प्लीमेंट करूं। तो मेहनत भी बहुत कराते हैं। हाँ बिल्कुल, और आप बिना मेहनत के तो रह ही नहीं सकते। मेहनत तो पार्ट एंड पार्सल है, 24/7/365, कोई छुट्टी नहीं। मतलब हमारे कल्चर में नहीं है। यानी अब मैं ये कहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने, मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति बदल डाली। पॉलिटिकल कल्चर हैज़ बीन चेंज्ड। एक टाइम था लोग चुनाव जीत जाते थे, पार्टियां करते थे, छुट्टियां मनाते थे। कुछ लोग अभी भी छुट्टी पर जाने वाले हैं और जाते ही रहते हैं। तो छुट्टियां मनाते थे,
तो ये मीटिंग्स का सिलसिला, काम का सिलसिला, कोई छुट्टी न लेना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज दिन तक, आप तो 8 साल की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से कोई रिकॉर्ड दिखा दे कि उन्होंने एक दिन की भी, 1 घंटे की भी छुट्टी ली हो, ये उनका रिकॉर्ड है। तो ऐसी शख्सियत के साथ काम करने वाला व्यक्ति, वो उससे बाहर रह नहीं सकता। तो ये तो मुसीबत ही है ना, दिन रात काम करने पर। नहीं, देखिए, इससे तो राहुल गांधी अच्छे हैं, छुट्टी तो ले लेते हैं। वो ज्यादातर छुट्टी पर ही रहते हैं, कभी कभी काम पर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमें काम में ही मजा आता है। हम इतने रम गए हैं, उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, टारगेट्स हैं, उनको पूरा करना है। तो ये इस तरीके का एक वर्क कल्चर उन्होंने डेवलप ये जो किया। कल्चर बदली ना नड्डा जी, इससे दूसरी पार्टियों के नेता बड़े परेशान हैं। नहीं, उनको देखिए, भी काम करना पड़ता है। विपक्षी पार्टियों को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि या तो अपने रास्ते बदल लो या घर बैठने के लिए तैयार रहो। तो एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर अगला इल्जाम। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा रोल प्ले किया एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ लाने के लिए, तो घोड़ी फडणवीस ने सजाई और आपने दूल्हा शिंदे जी को बना दिया। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कंटिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ, शोर कम, खबर ज्यादा, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला, शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल, आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज, कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात, शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज, करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज, आपकी अदालत। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप है कि ये सहयोगी दलों का गला घोंट देते हैं। नड्डा जी, बिहार से आपने राजनीति शुरू की थी। आप लोग कहते हैं आधे बिहारी हैं, बड़ी मेहनत की, आपने बिहार में सरकार बनाई। मोदी जी ने कहा नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो सरकारी गंवा दी। हम किसी का ना गला दबाते हैं, ना हम किसी को घुटन महसूस होने देते हैं। हम सबको एक जो फ्रेमवर्क बनता है। मैं एक एक करके उदाहरण आपको देता हूँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आप इलेक्शन के दौरान कहते थे बिहार के सबसे विश्वसनीय नेता नीतीश कुमार हैं, हमारे साथ हैं, हमारे रहेंगे, और वो पलटी मार गए।
वन फाइन मॉर्निंग, अब आप शब्द आपने उपयोग किया कि वो मार गए, पलटी। हाँ पलटी मार गए, तो अब वो मार गए तो मार गए, लेकिन हमने उनको नहीं भेजा। उनकी संख्या विधानसभा में 43, हमारी संख्या 74 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टुडे इट इज 78। हमारी संख्या उनसे ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब वो हमको छोड़ के गए हैं, उससे एक हफ्ते पहले ही हम और अमित शाह जी दोनों पटना गए थे, और नीतीश जी हमारे लीडर हैं, ये हमने साफ कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था, बिहार की दृष्टि से वो हमारे लीडर हैं। हाँ, अगर किसी को अपनी परछाई से उनको डर लगे, अगर हमारे विकास के दृष्टि से किसी को लगे कि हम पार्टी का काम रोक देंगे, तो ये संभव नहीं है। अब देखिए ना, आपकी पार्टी बढ़ती जा रही थी, उनकी पार्टी छोटी होती जा रही थी, तो डरेंगे कि नहीं? नहीं, वो उनका काम है ना उसको बड़ा करना, हम उनके चलते छोटे रहें, ये हमारा काम तो नहीं है। हमने तो बड़ा होना ही होना है, लेकिन हाँ, उनको सम्मान दे करके हम बड़े हो रहे थे। और हम आज भी बातचीत के दौरान भी जितना एक समय के साथी के साथ जो बर्ताव होना चाहिए, उस बात को हम देखिए, ध्यान उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह हैं, उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर हम बीजेपी का साथ न छोड़ते, अगर हम एनडीए से बाहर ना आते, तो हमारी सरकार पलट जाती। तो आप उनकी सरकार पलटें, इससे पहले चाचा ने पलटी मारी। नहीं, वो उनका रजत जी आप बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, जो उनको सम्मान हमारे साथ समझौता करके एज चीफ मिनिस्टर मिला, वो उनको कभी भी नहीं मिलने वाला है। आज उनकी जो स्थिति है वो आप सब लोग जानते हैं। अब प्रशांत किशोर थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार इतने परेशान हैं नए अलायंस में, अब वो वापस बीजेपी के साथ संपर्क करना चाहते हैं। हम लोगों ने कोई संपर्क नहीं किया है, न हमसे उन्होंने कोई संपर्क किया है, न ही हमारा इरादा है कोई संपर्क करने का। हम लोगों ने उनके साथ काम किया, जितने दिन काम किया अच्छे से काम किया, वो छोड़ के गए, उनको उनका डिसीजन था, वो उनको मुबारक। हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे हैं, और बिहार में हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे, इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। और जो साथी हमारे अलायंस के एनडीए के हैं, उनको साथ लेकर के चलेंगे। अब ये तो नहीं कि आप उनकी जेडीयू को तोड़ लेंगे? किसी को भी अपने परिवार को संभाल के रखना तो उनकी जिम्मेवारी है। अगर कोई लोग हमारे यहाँ आना चाहें तो हम उनको रोकते तो नहीं है, लेकिन हम तोड़ फोड़ करते हो या तोड़ते हो, ऐसा नहीं है। ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपसे आपका परिवार न संभले और बोलो कि हम उन पर नजर रखते हैं, ये कमाल की बात है। अब ये शिकायत तो उद्धव ठाकरे को भी है। वो कहते हैं कि वादा किया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं किया। और उद्धव ठाकरे ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी ने मेरी पीठ में छुरा भोंका। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी को उन्होंने धोखा दिया। विधानसभा का कैंपेन था, इस कैंपेन में हर जगह हर मंच पर कहा गया देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के रूप में हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, उनके नेतृत्व में ही हर जगह पर भाषण में कहा गया, ऊपर नरेंद्र यानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और नीचे देवेंद्र। उनके शिवसेना के सभी बड़े नेता मंच पर होते थे, कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। किसी मंच पर 2.5 साल की बात ही नहीं हुई। पीठ पर छुरा तो उन्होंने हमारे घोपा और एक तरीके से धोखा दिया। वो सीधे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ललायित थे, उनके जीवन की बहुत बड़ी इच्छा थी जो पूरा हो रही थी। ये उनका चरित्र रहा है। देखिए नड्डा जी, अभी भी तो आपने एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, एकनाथ शिंदे को। तो अगर पहले उद्धव जी को बना दे तो सारा झगड़ा ही ना होता। हमारे यहाँ अलायंस में देवेंद्र फडणवीस को रख करके चुनाव लड़ा गया था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को ही हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते। ये जब आप एकनाथ शिंदे जी की बात करते हैं, ये फिर तो नया अलायंस बना ना, ये नए अलायंस में फिर वो मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, शिवसेना छोटी होती जा रही थी, यहाँ भी वही हाल था, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी होती जा रही है। तो उनको डर तो लगा ना कि हमारी पार्टी खा जाएंगे। अब मैं उनको ट्यूटर करूं, उनको मैं सलाह दूं, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि वो छोटे क्यों हो रहे हैं। उनको बड़े होने के लिए खुद कुछ काम करना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम बड़े होने में और बड़ा अपना स्पैन बढ़ाने में, अपना एरिया बढ़ाने में, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ले करके चल के इस देश के अंदर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नड्डा जी, वो छोटे हो रहे थे लेकिन धीरे धीरे हो रहे थे। आपने एक झटके में 40 MLA तोड़ के बिल्कुल ही छोटा कर दिया उन्हें। परिवार संभालना किसका काम था?
हमने थोड़ी ना छोटा किया। वो हमारे साथ आकर के सरकार बनाने के लिए इच्छुक हुए, अच्छे से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र वापस ट्रैक पर आ रहा है, विकास की गति में आ रहा है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट बन करके लोगों की सेवा में जुटी हुई है। अच्छे काम के लिए हम लोगों ने समझौता किया है। आपको देखना था अपने कुनबे को, आपको पता ही नहीं चलता है तो हम क्या करें। आप अगर अपने मंत्रियों से न मिलो, आप अपने मंत्रियों को घंटों बैठाए रखो, आप अपने साथियों से बातचीत ना करो। देखिए, वो कहते हैं कि शिंदे जी के साथ तो 7-8 एमएलएज ही थे, बाकी सारे एमएलएज देवेंद्र फडणवीस ने पैसे देके, वो खोखा कहते हैं, वो खोखा देके खरीदे। अब आप किसी को आरोपित कर दें, आपके साथ मैं खड़ा नहीं हूं इसलिए मैं भ्रष्टाचारी हो गया, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, लेकिन फडणवीस की जो वाइफ हैं अमृता जी, उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस काला कोट पहन के शर्लॉक होम्स की तरह चश्मा लगा के रात के अंधेरे में जाते थे एमएलए को मिलने के लिए। नहीं, अब देखिए, समझौते से पहले कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं, इसलिए गुप्त तरीके से मिलना ये तो रहता है। लेकिन ये काला चश्मा लगा करके ऐसा, ये हमने डिस्क्रिप्शन तो नहीं सुना। और मुंबई में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, हम कहीं भी किसी भी सेंट्रल प्लेस पर कहीं भी बैठ सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन एक राज है जो आज आपको बताना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा रोल प्ले किया एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ लाने के लिए, तो घोड़ी फडणवीस ने सजाई और आपने दूल्हा शिंदे जी को बना दिया। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने घोड़ी अपने लिए सजाई नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके का वातावरण था और जो आगे सरकार बननी थी, उसमें एकनाथ शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाना था, ऐसा तय था, तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आप ये तो बताइए कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए क्यों फोर्स किया? आप ही का फोन गया था, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जी, उन्होंने ऐसा मन नहीं बनाया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का, लेकिन हमें लगा कि एक अनुभवी व्यक्ति जो महाराष्ट्र को अच्छे तरीके से समझता है, जिसने महाराष्ट्र के गवर्नेंस के सारी चीज़ों को समझा हुआ है, वह इस मंत्रिमंडल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। और फिर उनके स्टेटस के अनुसार, अब चीफ मिनिस्टर तो एकनाथ शिंदे को बनाया ही था, तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करें। और सच में किसी की, मैं देवेंद्र जी की तारीफ करूंगा, मैं उनको बधाई भी दूंगा कि एक कार्यकर्ता के नाते जो उनको मैंने जो कहा, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ शर्त के, बिना कुछ अगर मगर किए हुए, आपका आदेश है मैं इसको फॉलो करूंगा, और उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को कबूल किया। तो अब कोई रास्ता है उद्धव ठाकरे के साथ समझौता होने का, शिवसेना के दोनों गुट इकट्ठे हो जाएं फिर बीजेपी के साथ लड़ें? मुझे नहीं लगता इस तरीके का कोई स्थिति आएगी, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार वातावरण बना है और हमने आगे बढ़ना है, तो अब आगे बढ़ने के लिए हम समझौतों की तरफ जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आगे ही बढ़ेंगे और इनके साथ हमारा अच्छा समझौता है, इसी समझौते को लेकर के हम चलेंगे। पंजाब में आप काफ़ी समझौते करके भी आगे नहीं बढ़ पाए, अब हम बढ़ेंगे। देखिए, 73 सीटें लड़ी और 2 जीते। इससे पहले वाला जो विधानसभा का चुनाव था, सब लोग बोलते थे कि अकाली दल को छोड़ो, अकाली दल की स्थिति अच्छी नहीं है, आप अकेले चुनाव लड़े। हम लोगों ने एनडीए का धर्म निभाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, अकाली दल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टनर, प्रकाश सिंह बादल इज द ओल्डेस्ट पार्टनर, और उनकी इज्जत रखते हुए हम उनको नहीं छोड़ेंगे। चुनाव में हमारा नुकसान हो जाए, हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ हमने चुनाव लड़ा, नुकसान हुआ, हम विपक्ष में बैठ गए। बात यही नहीं रुकी। अब देखिए, हमारा अलायंस था, वो हमारे पार्टनर थे। कृषि कानून को लेकर के हरसिमरत कौर जी जो मंत्री रही हैं, वो कैबिनेट की पार्ट एंड पार्सल थी जब ये कृषि कानून पारित हुआ। उन्होंने उसमें अपनी भूमिका अदा की, वो कृषि कानून पास हुआ। बाद में जब विरोध होने लगा तो अकाली दल हमसे अलग हट गया। हमने कहा भाई तुम जाना चाहो, आप जाना चाहते हैं, अब जाइए। इतने समय तक इस अलायंस के कारण हम शहर की 117 सीटों में से 23 सीटें लड़ने वाली पार्टी थी, एक छोटे, और वो भी शहरों में लड़ने वाली पार्टी थी, हम गाँव में गए नहीं थे। आज जब हम उनके अलायंस से बाहर निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी, पहली बार हमको 73 सीटों पर जाने का मौका मिला। आने वाले समय में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ही ऑल्टरनेटिव बन रही है और बनेगी, और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। नड्डा जी, आपकी सारी बातें एलाइज के बारे में सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन फैक्ट क्या है? पिछले 8 साल में 19 दल ऐसे हैं जो एनडीए का पार्ट थे और छोड़ के चले गए। हमने किसी को नहीं भेजा है,
और ना हम भेजने वाले हैं। नड्डा जी, मैं तो आपका बयान मेरे पास में है। आप कह रहे हैं देश से सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। हम विचारधारा पर चलते रहे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। आप तो सबको खत्म करना चाहते हैं। मैं बताता हूं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नेशनल पार्टीज धीरे धीरे क्यों श्रिंक कर गई। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होते हुए कभी भी रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं समझा। आप देखिए, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सारे चीफ मिनिस्टर्स कांग्रेस के हुआ करते थे। 60 साल पहले एक रीजनल पार्टी ने उनको वहां से हटाया। 60 years have passed and they are not able to regain that state. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी। आंध्र प्रदेश का आपने विभाजन किया, ना आंध्र में रहे ना तेलंगाना में रहे, दोनों जगह आप चले गए। कौन आ गया? एक जगह पर वाईएसआर की पार्टी आंध्र प्रदेश में आ गई, तमिलनाडु में एआईडीएमके डीएमके आ गए, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी आ गई, केशव चंद्रशेखर राव की पार्टी आ गई, तेलंगाना राज्य समिति आ गई, आजकल वो भारतीय राज्य समिति बन गई है। वेस्ट बंगाल में कौन आ गया? तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी आ गई, तृणमूल कांग्रेस आ गई। उत्तर प्रदेश आप इतने सालों से राज करते रहे, आपके ही चीफ मिनिस्टर्स होते थे। उत्तर प्रदेश से आपके पांव उखड़े और वहां एक रीजनल पार्टी आकर के बैठ गई, समाजवादी पार्टी। ये रीजनल पार्टीज धीरे धीरे दीज पार्टीज हैव बिकम फैमिली पार्टीज, और फैमिली पार्टी बनने के कारण मैं मानता हूं ये अनसाइंटिफिक है, ये भारत की धरती पर रह नहीं सकता। इसलिए ये रीजनल पार्टीज अपने आप में समाप्त हो जाएंगी। कभी भाई भतीजा लड़ेंगे, कभी चाचा भतीजा लड़ेंगे, कभी भाई भाई लड़ेंगे। ये रीजनल पार्टीज, ये फैमिली पार्टीज का रवैया होने वाला, क्योंकि भारत की जनता में फैमिली पार्टीज को, परिवारवादी पार्टियों को रिजेक्ट करेगी ही करेगी। इसलिए बीजेपी आगे बढ़ेगी। नड्डा जी, जब आप ये कहते हैं ना कि रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, परिवारवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी, तो मुगल आजम का एक डायलॉग याद आता है, कनीज की आरजू जुबां पे आ ही गई। देखिए, मैं आप तो चाहते ही सब खत्म हो नहीं, जाए। मैं नहीं चाहता। मैं तो उनको बताना, देखिए, मैं आई बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन। मैं तो हेल्दी कंपटीशन की बात करता हूं, लेकिन मुझे दिखता है कि अगर आपने छोटे गोल्स ले करके आप चले हैं, तो आप हमारे बड़े गोल्स के साथ मैच कैसे कर सकेंगे? भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप आगे बढ़िए, मुझे कहां दिक्कत है, लेकिन इस रास्ते से चलोगे तो हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो आप जो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज का क्या हाल करते हैं, उसको लेकर कुछ इल्जाम मेरे पास में है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जेपी नड्डा पर इल्जाम और सवाल का उत्तर। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारी किसी दूर दूर जगह भी सरकार बनती है तो कांग्रेस के लोग अपने एमएलए से कहते हैं कि रिजॉर्ट में चले जाओ, नहीं तो मोटा भी आ जाएगा। कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए, पत्थर लगातार आ रहे हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार, या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार,
टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम इल्जाम लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं जेपी नड्डा से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप है कि ये बाजी पलटने में माहिर हैं। नड्डा जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारी किसी दूर दूर जगह भी सरकार बनती है तो कांग्रेस के लोग अपने एमएलए से कहते हैं कि रिसोर्ट में चले जाओ, नहीं तो मोटा भय आ जाएगा। अब देखिए, आपके एमएलए आपके कब्जे में नहीं है, ये स्थिति कैसे आती है? आपने बना दी है? नहीं, हमने नहीं बनाई। ये उनके परिवार का कमजोर ढांचा का प्रतिलक्षण है। ये उनकी पार्टियां बिखरनी हैं, और बिखरनी है तो वो जो अलर्ट लोग होते हैं, जो पार्टीज एक्टिव होती हैं, वो उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। चुनाव कोई भी जीते, सरकार नड्डा जी अमित शाह मिलकर बना लेते हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरीके से नहीं होता है। वो लोग छोड़ करके आना चाहते हैं, तो हम क्या कहें कि अभी तो कोई छोड़ के, जैसे हिमाचल में जी चुनाव हुआ, जी, नतीजे आए, जी, कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, लेकिन रात पर डिस्कशन हो रहा था इनको कौन से रिजॉर्ट में रखें, मोटा भी आ जाएंगे सुबह। इसका मतलब उनके एमएलए उनके कंट्रोल में नहीं है, तभी उनको रिसोर्ट में रखना पड़ रहा है। हमारे लोगों को क्यों नहीं रखना पड़ता है? कोई जाए, कहीं भी घूमने जाए, वो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो तय है उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाना है। तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं जाता। वो आपका होम स्टेट है, तो हिमाचल में सरकार चलने देंगे उनकी, है ना? हम तो अच्छे तरीके से चलने देंगे। मैंने तो कहा है कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप अपने परिवार को अच्छे से रखिएगा, इस बात की चिंता आप कर लीजिएगा। अब ये सुन के शक हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो अपने तरीके से चले, मैं उसमें क्यों करूँ? मैंने तो उनको स्पष्ट रूप में कहा है कि फुल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम आपके साथ खड़े हैं। अब राजस्थान में अशोक गहलोत को 51 दिन तक अपने एमएलए को एक होटल में रखना पड़ा, और फिर घबरा गए। बहुत सारे एमएलए को, 51 एमएलए को निकाल कर जैसलमेर ले गए पुलिस के पहरे में। तो खतरा तो है आपसे? नहीं, खतरा उनको अपनी पार्टी के अंदर था ना, हमसे कहाँ था। वो तो उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग जिनको वो बुला रहे थे दिल्ली, तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी मॉरल ताकत खत्म हो गई। एक पार्टी के अंदर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? पार्टी के ही एमएलए आ रहे थे ना, तो एमएलए को संभाल के रखना किसका काम था? आपका काम था। आपसे टूट के क्यों जा रहे थे और क्यों आपको संभालना पड़ा? ये आपके परिवार की स्थिति है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा धन बल के दम पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। 5 सरकारें गिरा चुके, 6ठी मेरी गिरने वाली थी। तो ये उनकी तकलीफ है ना, उनको सोचना है। अगर हमारे पास आकर के बोले कि हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, तुम हम नहीं बनाएंगे। ये ऐसा हम तो नहीं कहने वाले। आप डराते हैं एमएलए को? नो, कभी नहीं। नहीं, बिल्कुल रजत जी, नहीं, हम नहीं डराते, और डरा करके कोई किसी को रख नहीं सकता। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? जब से नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष बने, 2019 में पहली बार कमाल हुआ, कर्नाटक में आपकी मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन थोड़े दिन बाद सरकार आपकी बन गई। नहीं, फिर मैं कहूँगा वहाँ भी क्या हो रहा था कि लोग कांग्रेस पार्टी और कुमार स्वामी के साथ जिस तरीके का उनके बीच का स्ट्रगल चल रहा था, उसमें पार्टी में रिफ्ट आ ही गई थी, आ ही रही थी। आए दिन जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट होते थे, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस साथ चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया था। अब उनका अलायंस नहीं चला तो हमारे साथ लोग आए। 17 एमएलए के इस्तीफे करवा दिए जी, तो आपने ही करवाए ना? नहीं, जब हमारे साथ आने के लिए आना चाहते थे तो कानून अलाउ नहीं करता था, तो कानून की दृष्टि से उनको इस्तीफा ही देना था। लेकिन आप ये देखिए ना कि उनकी इच्छा शक्ति कितनी उजागर हुई थी कि बने हुए एमएलए रिजाइन दे करके हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, और यहां से चुनाव लड़ करके फिर जीत करके वापस गए, और वो सरकार में पार्ट एंड पार्सल बने। और ऐसी इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश में देखी? हाँ, वहां भी एमएलए रिजाइन कर दिया, तो कांग्रेस की मेजोरिटी वाली सरकार वहां भी गिरा दी। मैं वही कहूंगा, इसमें रजत जी जो समझने वाली बात यह है कि पार्टी के अंदर आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी खत्म हो चुकी है,
पार्टी के अंदर आपकी चर्चाएं इतनी बंद हो जाती हैं कि आपके 20-20 एमएलए, 15-15 एमएलए से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ करके वह सरकार में आने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इतनी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो इसमें मेरी बहादुरी से ज़्यादा उनकी नाकामी है कि नहीं है कि उनको छोड़ करके लोग दौड़ने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। मैं पार्टी का साथ निभाता चला गया, कांग्रेस के एमएलए को अपनी पार्टी में मिलाता चला गया। देखिए, आपके शब्द तो बिल्कुल सही हैं। मतलब अब लोग मिलना चाहें तो मैं उनको ना मिलाऊं तो ये हमारे लिए ठीक तो नहीं है। तो इस मिलाने के बारे में केजरीवाल ने क्या कहा ये आपको बताता हूं। केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी ने 277 एमएलए तोड़े हैं, हर एमएलए के 20 करोड़ लगाएं तो 5,500 करोड़ रुपए नड्डा जी ने खर्चे। केजरीवाल जी की बात को कौन सीरियसली लेगा? किसी को आजाद भारत में किसी नेता को बोर्ड लेकर के चलना पड़ा हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, यह पहला नेता मैंने देखा जो मैं इस तरीके से बोर्ड लेकर के चला। अभी आपने गुजरात में देखा, ये कागज देख लो, आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये देखो, मैं कागज पे लिख के दे रहा हूं, इसको देखो, कहां सिमट गए, कहां रह गए, है कहां उनकी स्थिति आकर के खड़ी हुई। और मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूं, वो कागज कहां है भाई, जरा वो कागज तो दिखाओ। जवाब देने को तैयार नहीं। तो ऐसे लोगों को वो कह रहे थे कि दिल्ली में आपने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की, एमएलए को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई बिका नहीं। मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़े। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, एक जेल के अंदर है, बाकी बेल पर है। और क्रिमिनल चार्जेस है। आप सब लोगों ने वो भी तो देखा होगा ना वो। अच्छा, फिर देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थेरेपिस्ट को रेपिस्ट बना दिया। क्या एक्सप्रेशन था उस समय कहने का कि शर्म आनी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन थोड़े बीमार हैं, को थेरेपिस्ट बना दिया। ये इस तरीके। और सत्येंद्र जैन के आपने सारे वो तो देखे ही। मैं वो कह रहे थे वो बीमार हैं, उनकी थोड़ी मालिश की जरूरत है। निश्चित रूप से अब वो जेल वाले मालिश तो करते ही होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून की धज्जियां उड़ाने का काम आम आदमी पार्टी के लोगों ने हर जगह किया। देखिए, मनीष सिसोदिया बार बार कहते हैं कि उन पर शराब घोटाले के इल्जाम तो लगाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 170 मोबाइल डिस्ट्रॉय करना और इंटरोगेशन में जिस तरीके से सारी बातें आई हैं, सारी चीजें डिटेल में आएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हेल्थ में घोटाला, एजुकेशन में घोटाला, शराब का घोटाला, ट्रांसपोर्ट में घोटाला, दिल्ली जल निगम में घोटाला, सब घोटाले पे घोटाला। और किसी का उत्तर नहीं देते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार ऐसे लेकर के बोर्ड लेकर के घूमते हैं। ये बताता है कि किस तरीके से कट्टर बेईमानी उन लोगों ने की। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया कि हमारी पार्टी में आ जाओ, ईडी और सीबीआई के केस वापस ले लेंगे? सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे कट्टर लोगों को हम काहे को लेने वाले हैं जो भ्रष्टाचारी हो? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है कि एजुकेशन बहुत अच्छा है। हालत एजुकेशन की ये कर रखी है कि प्रिंसिपल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, कमरे गिर रहे हैं, ये हालत है। और पिक्चर क्या बना दी? तो ऐसे लोगों को, जो लोगों को, जनता को भ्रम में डालते हैं, इन लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी दिखाना ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन नड्डा जी, वो दूध का दूध, पानी का पानी दिल्ली में नहीं दिखा पाए। हाँ, दिल्ली में 3-3 बार हरा दिया उन्होंने। हाँ ठीक है, हम ऑल्टरनेटिव पार्टी के रूप में उभर रहे हैं और हम आगे चल करके उनको शिकस्त देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है।
नहीं, ये तो आपका स्टेट था। सबसे पहले बीजेपी अगर कहीं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सारा का सारा समर्थन अपना उनको दे दिया। ये लड़ाई इस तरीके से लड़ी गई जिसमें दोनों मिल करके लड़े। तो इस लड़ाई का एक नेचुरल आउटकम तो होता है, लेकिन हम भी समझ गए हैं, अब हमें मालूम है कि हमको अकेले ही लड़ना, हम लड़ेंगे दोनों के साथ। वो तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि दिल्ली के कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा, मुख्यमंत्री भी कैंपेन कर रहे थे, लेकिन तो भी नहीं जीत पाए। हम हर चुनाव इसी तरीके से लड़ते हैं, हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, और कभी हम ये नहीं तय करते हैं। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, राष्ट्रीय अध्यक्ष गया था वहाँ पर और हम वहाँ जीत करके आए। तो हम ये चुनाव जब लड़ते हैं तो हम ये नहीं रखते, कोई स्टेटस सिंबल नहीं रखते हैं। हम चुनाव जमीन पर लड़ते हैं, धरती पर लड़ते हैं, और अगर कमांडर भी हैं तो अपने सिपाहियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात मेहनत करके लड़ते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन देखिए कि आप सबसे बड़ी पार्टी, वो सबसे छोटी पार्टी, वो बड़ी जल्दी से नेशनल पार्टी बन गई, ये दावा है उनका। अब इसमें भी देखिए, इतने कम समय में हमें राष्ट्रीय पार्टी का वो मिल गया। इनसे पहले एनसीपी को मिल गया था, इनको इसकी जानकारी नहीं है कि बाकी पार्टियां ने भी इनसे कम समय में राष्ट्रीय दल बन गए। इलेक्शन में जो बंगाल से आपने एस्टिमेट किया था बहुत मेजॉरिटी से बीजेपी जीतेगी, तो आपको हर्ट हुआ होगा रिजल्ट से कि इतना आया। तो आपके घर से भी कोई मतलब बंगाल से है, आपकी बीवी है, तो आपने उनको कैसे मनाया? मतलब वो भी तो हर्ट हुआ होगा, गुस्सा हुआ होगा। तो आप फ्रॉम 3 सीट्स वी वेंट टू 77 सीट्स, और उसी तरीके से वोट के परसेंटेज में भी हमारी बहुत बड़ी वृद्धि हुई। हम वहाँ के ऑपोजिशन पार्टी बन गए। वन स्टेप फॉरवर्ड, आप लीप लिया, ये एक लंबी छलांग है जो हमने लगाई। हाँ ठीक है, हमारी इच्छा थी कि हम सरकार में आए, नहीं आ सके, बहुत से कारण हैं। आपको मालूम है कि लास्ट के 3 फेजेस के चुनाव में कोरोना का वेव आ गया, प्रचार हमारा रुक गया, और बहुत से कारण बने, नहीं तो 30-40 सीटें और हम ला सकते थे। इस तरीके की ममता जी तो कहती है नड्डा चड्डा फड्डा आ जाते हैं। और देखिए, ये लोगों के अपने अपने बैकग्राउंड का असर होता है। जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसी तरीके की भाषा बोलते हैं, तो वो उनको मुबारक। हमने तो ममता जी को भी हमेशा ममता जी ही कहा है। जितना बंगाल को वो जानती हैं उतना ही बंगाल को मैं भी जानता हूँ, इतना तो उनको भी ध्यान में लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। तो जो सवाल उन्होंने पूछा था, घर में डांट पड़ी जब आप बंगाल का इलेक्शन हार गए? नहीं, ऐसा है, उसमें मैं एक बात कहूँगा कि हम सब लोग एक ही बात जानते हैं, नेवर माइंड, विल ट्राई अगेन। नड्डा जी, कुछ और इल्जाम है और फिर जनता के सवाल भी हमें लेने हैं, तो एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जयप्रकाश नड्डा पर अगला। तो कह रहे हैं सारी गलतियां पिछले 8 साल में मोदी जी ने की हैं, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। मोहब्बत कभी भी किसी दुकान से नहीं मिलती है। मोहब्बत एक एटीट्यूड है। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कंटिन्यूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ, शोर कम, खबर ज्यादा, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला, शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज। कांग्रेस की सरकार थी, तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी
मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूं, पूरी करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात, शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज। आपकी अदालत। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर इल्जाम है कि ये विरोधी दलों को डराते हैं। नड्डा जी, राहुल गांधी हर रोज कहते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सफल हो गई, आप डर गए और आप उनको डरा रहे हैं कोरोना आ जाएगा, यात्रा रोक दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके की बात नहीं है। कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, सब लोगों ने फॉलो किया, उनको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम किसी को डराते हैं या हम उनसे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वो आराम से अपनी यात्रा जो उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि भारत को नजदीक से देखने का मौका तो मिला। नहीं, वो जो आपने नफरत फैलाई है उसको मिटाने के लिए निकले हैं वो। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आपके शब्दों में जितनी नफरत है उसके बारे में मैं चर्चा क्या करूं। जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब ये अफजल कौन था? अफजल पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई। तो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मतलब कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। कातिल कौन हो गया? प्रणब मुखर्जी हो गए, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने फांसी की सजा को सही ठहराया था। तो ये तो कातिल हो गए। अब राहुल गांधी नेक्स्ट डे जेएनयू जाते हैं और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लगते हैं। इसके साथ आप खड़े होते हो। आपके साथ एक व्यक्ति वहीं से जेएनयू का ही प्रोडक्ट, जो उस समय जो इस केस में भी जुड़ा था, वो आपके साथ यात्रा में चलता है। ये जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? ये लोग भारत को जोड़ेंगे, ये लोग भारत को जोड़ेंगे। आज दिन तक उन्होंने माफी नहीं मांगी कि आज भी बोल देना कि यस आई डिड नॉट नो, और ये हम गलत आदमियों का साथ ले रहे थे, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तोड़ो यात्रा है। वो कह रहे हैं सारी गलतियां पिछले 8 साल में मोदी जी ने की हैं, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। मोहब्बत कभी भी किसी दुकान से नहीं मिलती है। मोहब्बत एक एटीट्यूड है, मोहब्बत एक सोच है, और वह सोच हम रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र है जिसको हम लेकर, इसलिए मोहब्बत तो हम कर रहे हैं सबसे, सबको साथ लेकर के तो हम चले हैं। नड्डा जी, वो कहते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो आप सबके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। ईडी सीबीआई वाले कहते हैं कि हम प्रबंध करते हैं, आप चिंता मत करिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यही कांग्रेस पार्टी के समय में कहा गया था ना कि ईडी और सीबीआई को पिंजरे में तोते को बंद करने के बराबर है। जिस तरीके की इनकी सोच है, इसी तरीके का इनको दिखता है, क्योंकि ये इस तरीके से एक्टिविटी करते रहे हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं? ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अब इलेक्शन तो हमेशा ही लगे रहते हैं, तो क्या सीबीआई और ईडी अपना काम बंद कर दें? वो तो काम करते ही रहेंगे। लेकिन आप बताइए कि अगर सीबीआई ने कोई केस किया, अगर ईडी ने कोई केस किया, तो उस केस में कोर्ट से इनको राहत क्यों नहीं मिलती है? ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? अब आप ऐसा नहीं कहिएगा रजत जी कि कोर्ट भी हम मैनेज करते हैं। ये कोर्ट से इनको राहत क्यों नहीं मिल रही है? आखिर मैं तो नहीं कहता, लेकिन सोनिया गांधी भी कहती हैं, पार्लियामेंट में कहा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग इस तरीके की बातचीत करते हैं। आखिर दोनों माँ और बेटे दोनों बेल पर है कि नहीं नेशनल हेराल्ड के केस में? नेशनल हेराल्ड के केस में बेसिक चीजों में प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है? केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आखिर आप देखिए, अगर चुनाव के दौरान में ही एक इत्र का व्यापारी कन्नौज में पकड़ाता है
और उस वहाँ क्या क्या निकलता है आपको आपके ध्यान में है। तो ईडी और सीबीआई काम ना करें। उसी तरीके से अगर वेस्ट बंगाल में किसी एक मंत्री के नज़दीकी के पास क्या क्या निकलता है वो भी आपने देख लिया। उसी तरीके से आप देखिएगा अन्य जगहों पर भी, झारखंड में एक ऑफिसर के घर से क्या क्या, लेडी ऑफिसर के घर से क्या क्या निकला ये भी आपने देखा। तो आखिर कोई भ्रष्टाचार करेगा और सिर्फ इसलिए कि चुनाव लगे हुए हैं इसलिए हम वहां पर हाथ नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं होता। जो बेईमानी करेगा एक्शन स्वायत्त संस्थाएं करेंगी, एक्शन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है भ्रष्टाचार मैं नहीं सहूंगा और भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, इस पर हमारी चोट लगेगी ही लगेगी। इसलिए भ्रष्टाचारी हो तो केस तो बनेगा ही बनेगा। नड्डा जी, और कोई भी केस, उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं ये सिर्फ आप देखिए सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल में है। क्यों है वो जेल में? क्यों उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है? आप निकलने नहीं देते नहीं, उनको हम जेल क्या, से? वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनको मना कर देता है। जब वो केस देखता है कि ये ऐसे ऐसे केसेस हैं, ऐसे ऐसे इल्जामात हैं, नहीं निकल सकते। अकेले वो थोड़ी है। देखिए महाराष्ट्र के लीडर्स के नाम हाँ, देखें। वो अनिल देशमुख है और वो फरवरी से नवाब मलिक, संजय राउत बड़ी मुश्किल से बेल पर अभी बाहर आए हैं। जी। तो ये सब बताता है और ये बताता है कि जो आपका विरोध करता है वो फिर जेल में जाता है, निकल भी नहीं पाता। नहीं, ये बताता ये है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के साथ साथ ये समाज का, देश का पैसा लूटने का काम किया है। इसलिए कानून सख्त है और कानून इन पर एक्शन लेता है। सच तो ये है कि जितने भी लीडर हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, चिदम्बरम हैं, कांग्रेस के सारे लीडर बेल पर हैं जी। राज्यों में जितने मुख्यमंत्री हैं उनके आसपास के लोग जेल में हैं या बेल पर हैं। तो सिर्फ यही लोग पकड़े जाते हैं? इनकी एक्टिविटी ऐसी है ना, जैसे काम होगा वैसे ही होगा। अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी है, आफ्टर ऑल आप देखिए आपके ऊपर केस फ्रेम क्यों होता है? कोई ना कोई आपने अपने मुख्यमंत्री काल में या मंत्री काल में कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें आपने अपने डिस्क्रिशन को उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया होगा। आपने नियमों का उल्लंघन किया होगा, नियमों को आपने तोड़ा होगा, इसलिए वो केसेस बनते हैं। और अगर आपको लगता है तो ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए तो नहीं लगा पाते हैं। इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हम नियम से चलने वाले लोग हैं, हम शुचिता रखने वाले लोग हैं, हम पार्टी के दृष्टि से भी सारी चीज़ों को बहुत लेकिन एक बात बताऊं नड्डा जी, पब्लिक में ये इंप्रेशन ज़रूर पड़ा है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां सीबीआई, ईडी, आईटी इन सब एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है और नेताओं को डराया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव हर जगह हो रहे हैं। आईडी, ईडी, आईटी, ईडी सब जगह सब लोग अपना अपना काम तो करते ही रहेंगे। और उस काम में आप एक बात बताइए कि कोई हमने ऐसा केस बनाया जो गलत साबित हुआ हो? कोई ऐसा केस बनाया हो जिसमें लोग जेल में नहीं गए हों? कोई ऐसा केस बनाया हो जिसमें उनको बेल नहीं लेनी पड़ी हो? तो फैक्चुअली चीज़ें अगर हैं तो एक बात तो है कि राजनीति में अगर आपने सरवाइव करना है तो आपको ठीक ढंग से रहना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो कानून अपना काम करेगा ही करेगा और आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जब आप पूछते हैं ना ये बेल पर हैं, आप पूछते हैं कि राहुल गांधी इस चीज़ को तो जवाब दें कि इतने केसेस क्यों उनकी पार्टी के लोग पर हो रहे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई जेपी नड्डा कौन है तो पूछने वाले, क्या मेरे प्रोफेसर है कि मैं इनकी बातों का जवाब दूं? मैं प्रोफेसर नहीं हूं लेकिन भारत का नागरिक तो हूं भाई। एक भारत के नागरिक के रूप में मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए। आज मैं इसी मन से पूछता हूं कि भाई ये बताओ, तुम दुनिया को ये बता दो कि आप और आपकी पूज्य माता जी किस बात के लिए बेल पर हैं? किस बात के लिए बेल पर हैं? राहुल गांधी का कहना है कि 70 साल में देश ने जो बनाया वो बीजेपी ने 8 साल में बर्बाद कर दिया। आज 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है, 4 लोगों की तानाशाही है देश में और ये सबको डराते हैं 4 लोग। अब 3 तो मैं समझ गया, मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी, ये चौथा कौन है? मैं नहीं जानता जी, लेकिन इसमें ये चारों ही नहीं है। हम किसी को न डराते हैं, ना हम किसी को इस तरीके से करते हैं, ना ही हम डिक्टेटर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो जितने डेमोक्रेटिकली सारी चीज़ों को देखते हैं, आपने देखा होगा अभी कोरोना की लड़ाई हुई, किस प्रधानमंत्री ने आज दिन तक इतने बार चीफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट किया होगा? उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लिया। वो डोकलाम का विषय था, तब भी सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की थी। अभी G20 आया
तो G20 की प्रेसिडेंसी ली, तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को ऑन बोर्ड लिया, सबको साथ लेकर के चलते हैं। कुछ जनता के सवाल ले लेते हैं जी। सर मेरा क्वेश्चन है, राहुल गांधी सर हमेशा बोलते रहते हैं कि मोदी चीन से डर गए, मोदी जी चीन से डर गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, न आंख उठा करके बात करेंगे, न आंख झुका करके बात करेंगे, आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे। और इसको लेटर और स्पिरिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, बाकी सब भी देखे होंगे। यह ज़रूर है कि एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के में हमारे बोलने की एक सीमा होती है, जिसको हमको ध्यान। देखिए, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा था। चीन से डरते हैं, जनता से सच छुपाते हैं, सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं। सेना का मनोबल जितना रजत जी राहुल गांधी ने गिराया, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न किसने पूछा, बालाकोट के ऑपरेशन पर किसने प्रश्न पूछा, और उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए कि हमारे फौज की पिटाई हुई। ये शब्दों का प्रयोग कौन करता है? ये फौज का मनोबल कौन गिराता है? ये फौज के प्रति दुर्भावना कौन रखता है? ये राहुल गांधी रखते हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में देश के बॉर्डर सुरक्षित हैं और हमारे सैनिक वीर जवान वहाँ तैनात हैं और पूरी ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ अपने बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं। नड्डा जी, हमने बहुत सारे इल्ज़ाम आप पर लगाए, जनता के सवालों के जवाब आपने दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज वेद प्रताप वैद्य का फैसला आज के मुकदमे पर। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए, पत्थर लगातार आ रहे हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। वेलकम बैक। आज हमने सवाल पूछे, इल्जाम लगाए, सफाई मांगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से। आपकी अदालत में वक्त है आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य के फैसले का। आज की अदालत के वकील श्री रजत शर्मा जी ने बहुत सख्त सवाल पूछे, लेकिन श्री जगत प्रकाश जी नड्डा ने उन सब के जवाब इतने अच्छे ढंग से दिए हैं कि आप लोगों ने तालियां बजाई। मैं बहुत आनंदित हूं कि आज उन्होंने जिन प्रश्नों के जवाब दिए हैं उन जवाबों से भारत का लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने मर्यादा का पूरा पालन किया है। जनसंघ से लेकर भाजपा तक के जितने भी अध्यक्ष हुए हैं
उन्होंने बहुत ऊंची मर्यादा का पालन किया है। उस मर्यादा को आगे बढ़ाने का काम श्री जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और उन्हें आज सारे आरोपों से मुक्त करता हूं। आपका धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ कि जेपी नड्डा इसी तरह से जन सेवा के काम में लगे रहेंगे, आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह मिलेंगे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।